सेकंड चैप्टर स्पेशल पॉपुलेशन का, वो है कार्डियक कंडीशंस। वो लोग जिनको कोई ना कोई तरीके की कार्डियक कंडीशन है बॉडी में, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट टू कार्डियक वॉल्स की थिकनिंग या कोई और कार्डियक मसल्स की वीकनेस। तो ऐसे में अगर वो चाहते हैं कि वो फिटनेस रिजीम फॉलो करें तो किस तरीके से वो फॉलो कर पाएंगे। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं अगर कोई कार्डियक कंडीशन के साथ आपके जिम में आए, और अगर कोई कार्डियक कंडीशन के बारे में नहीं जानता है, अगर वो नहीं जानता कि वो इस चीज से ग्रस्त है, इस चीज से सफर कर रहा है, तो आपको ऑलरेडी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि हम सब जानते हैं रिसेंट न्यूज में, मीडिया में बहुत सारे लोग जो फिटनेस में थे, ऑलरेडी एक्सरसाइजेस करते थे, उनको भी कार्डियक प्रॉब्लम्स आई, हार्ट अटैक्स आए हैं, वी हैव रेड इन द न्यूज ऑल्सो। तो यानी कि कहीं ना कहीं कोई एक नॉलेज या कोई एक रिस्क हम छोड़ दे रहे थे, जिसकी वजह से ये कार्डियक प्रॉब्लम्स आ जाया करती थी इवन ड्यूरिंग द जिम, या जो लोग जनरली बहुत फिट हैं, आराम से अपना रूटीन कर रहे हैं, पता चला अचानक से हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो इन कार्डियक कंडीशन वाले चैप्टर में हम ये जानेंगे कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या प्रिकॉशन रखने हैं आपको, क्या साइन हो सकते हैं कि शायद इनको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर है तो ऐसे में फिटनेस जर्नी किन रूल्स को नापते हुए करनी है, किस तरीके से करनी है कि वो फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर सके, साथ ही में अपनी कंडीशन को ठीक से मैनेज भी कर सके। ओके, अभी हमारा जनरल डिस्कशन था अबाउट डायबिटिक पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्सरसाइजेस विद देम, यानी कि हमारा मेन फोकस ये रहता है हमें प्रिकॉशंस क्या लेने हैं और जनरल गाइडलाइंस क्या हो, उसका ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान रखते हुए एक्सरसाइजेस प्लानिंग करेंगे। इनमें जो डिटेल्स होंगी कि क्या वैल्यूज रखनी है, किस तरह वैल्यूज का ध्यान रखना है, वो डिटेल्स आपको बुक में भी मिलेंगी, यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। कार्डियक कंडीशंस पे अब बात करते हैं, क्योंकि डायबिटिक और कार्डियक कंडीशन अक्सर काफी पैरेलल चलती है। बहुत सारे लोग जो डायबिटिक्स हैं वो कार्डियक कंडीशंस भी रखते हैं बॉडी में, कार्डियक प्रॉब्लम्स भी रखते हैं। बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम वाले लोगों को डायबिटीज के भी सिम्टम्स आने लगते हैं। सो कार्डियक कंडीशंस हम सबको पता है आती क्यों है, कई बार रीजंस हैं हार्मोनल, कई बार जेनेटिक रीजंस हैं, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स भी होते हैं, कई बार ड्यू टू बैड हैबिट्स लाइक फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल लिया, बहुत स्ट्रेस लिया, अनहेल्दी डाइट ली, बॉडी में अनवांटेड कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स बहुत ज्यादा जनरेट हुए, ओबेसिटी के कारण, स्मोकिंग के कारण। तो कार्डियक कंडीशंस इन रीजन से भी आ सकती है, और बहुत सारे इसके अलावा भी कुछ रीजन है जिनसे आ सकती है। अभी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कार्डियक पेशेंट कहाँ जिम में आएगा, कहाँ ट्रेनिंग करेगा, तो ऐसा नहीं है। डायबिटिक्स भी एथलीट्स बनते हैं, डायबिटिक्स भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज और स्पोर्ट्स पर्संस होते हैं, और कार्डियक लोग भी बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में और हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्संस ऐसे हैं जिनको ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाती है। आप अगर पढ़ेंगे आपको बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन मिलेंगे, तो उसमें होता क्या है, उनकी हार्ट की जो वॉल्स है ना बहुत मोटी हो जाती है, हार्ट वॉल्स बहुत थिक हो जाती है। उन हार्ट वॉल्स के थिक होने से क्या होता है कि ब्लड का जो फ्लो है ना फ्रॉम द हार्ट थ्रू द होल बॉडी, वो फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, उस वजह से उनको हार्ट सिम्टम्स आते हैं। हार्ट वॉल्स थिक इसलिए हो जाती है कि उनका वर्कआउट इतना स्ट्रांग है, डिमांड इतनी स्ट्रांग है बॉडी की कि हार्ट इज फोर्स्ड टू बी थिक एंड स्टाउट, तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। और इस तरह के बहुत से एग्जांपल्स हमने भी सुने हैं ड्यूरिंग जिम वर्कआउट्स, लोग कोलैप्स कर गए हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गए हैं, तो प्रोबेबली पीपल आर नॉट इवन अवेयर कि उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे में ये जरूरी है हम जानें क्या क्या कंडीशंस हो जाती हैं कार्डियक केसेस में, उन कंडीशंस के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और जनरली भी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ताकि हमें अगर नहीं मालूम कि कोई क्लाइंट या कोई इंसान इस प्रॉब्लम से ग्रस्त हो सकता है तो उसको हम मैनेज करें, उसकी प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें, कोई फैटल एक्सपीरियंस ना बनाए। अब कुछ जनरल कार्डियक कंडीशंस जो कि एक्सरसाइज और एथलीट्स से डील करते हुए हमें पता होनी चाहिए, हम उनकी बात करेंगे। एक है आपकी कार्डियोमायोपैथी, यानी आपकी हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, हार्ट की जो वॉल्स हैं वो थोड़ी थिक हो जाती है। हार्ट इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ मसल्स, तो वो मसल्स कई बार इतना काम करना पड़ता है कि वो मस्कुलर वॉल बहुत थिक सी हो जाती है, तो ब्लड को उतना रास्ता नहीं मिलता जाने का, तो उस वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एथलीट्स में एक बहुत कॉमन चीज है। इश्चीमिया ऑफ हार्ट टिश्यूज, कई बार
हमारे हार्ट में जो ब्लड सप्लाई है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई है वो किसी रीजन से कम हो जाता है, मे बी डायबिटीज के कारण वहां पे कुछ जमा हो गया, प्लेक्स जमा हो गए, या कुछ डिपॉजिट्स हो गए, या क्लॉट्स बन गए, या स्मोकिंग के कारण अनचाहे केमिकल्स जमा हुए, कोई रिएक्शन हुआ कि हार्ट के टिश्यूज को ब्लड नहीं पहुंचा। जब हार्ट के टिश्यूज को ब्लड नहीं पहुंचा तो हार्ट के टिश्यूज ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, हार्ट विल नॉट बी एबल टू पंप इटसेल्फ प्रॉपर्ली, तो उस केसेस में भी हार्ट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा डिमांड्स डाल दी हार्ट के ऊपर, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो योर हार्ट इज पंपिंग द ब्लड टू द होल बॉडी, तो पूरी बॉडी को हार्ट ब्लड पंप करे उसके लिए हार्ट उतना स्ट्रांग होना भी चाहिए। तो कई बार हम इतनी स्ट्रांग डिमांड डाल देते हैं बॉडी पर कि बॉडी उस हार्ट उस डिमांड को भरपूर नहीं कर पाता है, हार्ट के लिए वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है एंड हार्ट देन कोलैप्सेस। तो उस टाइम क्या होता है, आपका कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली। एरिथमियास क्या होता है कि कुछ इरेगुलर सिग्नल्स फायर होते हैं आपके हार्ट से, दे कैन बी थ्रू वेरियस रीजंस, थ्रू स्ट्रेसेस आल्सो, थ्रू अदर प्रॉब्लम्स। और कई बार क्या होता है, कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, किसी किसी को मालूम नहीं होता, जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो पता नहीं होती हैं, जिसके कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। अब एक फिगर आपको दिखा रहे हैं जो हमने अभी कार्डियोमायोपैथी की बात की, जिसमें हार्ट की वॉल्स थिक हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, ये ब्लड फ्लो यहाँ से आता होगा, इधर से भी आता होगा। अब इस केस में क्या हुआ, ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये जो वॉल है हार्ट की, ये नॉर्मल है जैसी होनी चाहिए, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। लेकिन मायोपैथी में क्या हुआ, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में ये जो वॉल देख रहे हैं हार्ट की क्या हो गई, बहुत मोटी हो गई। अब इसके मोटे होने से क्या हुआ, यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड को जगह नहीं मिली ना ज्यादा, तो ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो गया, तो हार्ट उतने अच्छे से ब्लड का आना जाना नहीं कर पाया। तो फिर क्या हुआ, उससे ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट ही नहीं हुआ, सर्कुलेट नहीं हुआ तो बॉडी को इनसफिशिएंटली मिला और किसी न किसी रूप में कार्डियक सिम्टम्स डेवलप हो गए। और हार्ट अटैक में क्या होता है, फिगर जैसे कि दिख रहे हैं, आपके हार्ट को किसी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जो ब्लड वेसल्स हैं हार्ट की आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें ब्लड ठीक से नहीं पहुंच पा रहा, तो वो हार्ट को भी सप्लाई नहीं कर पा रहा, जिस कारण से हार्ट खुद ही अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा। ये सारे में यहाँ पे क्लॉट्स जमा हो गए हैं, या कुछ भी रीजन हो सकता है जिससे हार्ट के टिश्यूज को खुद ही नहीं ब्लड मिल रहा, तो हार्ट के टिश्यूज खुद ही मरने जैसे या अधूरा काम कर रहे हैं, तो उस कारण से ब्लड फ्लो मिल नहीं पाने से क्या हुआ, फंक्शनिंग कम हो गई, उतना इफेक्टिवली हार्ट पंप नहीं कर पाया, बॉडी को ब्लड नहीं मिला, सो बॉडी का कोई भी ऑर्गन प्रॉब्लम में आ सकता है। अब कैसे हम इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत बार आपको मालूम भी नहीं होगा कि जो आपका क्लाइंट है उसको ये प्रॉब्लम है, या क्लाइंट को खुद ही नहीं मालूम होगा, तो ऐसे में बस यही है कि आप प्रिकॉशन जरूर लीजिए। प्रिकॉशन क्या है, मेक श्योर आप पहले वार्म अप कूल डाउन करें, एक्सरसाइज से पहले भी और बाद में भी। वार्म अप कूल डाउन क्यों करना है, उससे क्या होगा, हार्ट का एक आदत हो जाएगी हार्ट को कि हाँ भाई थोड़ा सा ब्लड पंपिंग शुरू कर दो, बॉडी काम करने वाली है। और कूल डाउन के बाद बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी तुम पंपिंग को रिलैक्स कर दो, बॉडी शांत होने वाली है। तो यू आर एक्चुअली मेकिंग योर हार्ट फ्रेंडली, अपने हार्ट को आप आदत डाल रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पहले आप काम करो ताकि आप बड़े काम के लिए रेडी हो पाओ। अचानक से आपने हार्ट के ऊपर तेज एक्सरसाइज करके अचानक से लोड डाल दिया, तो उससे क्या होगा, हार्ट उतना सक्षम नहीं होगा, उतना कैपेबल नहीं होगा, वो अच्छे से वो काम कर नहीं पाएगा, क्या होगी बॉडी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड। ओके, देन आपके खाना खाने से 45 to 60 मिनट्स का गैप रखिए। देन अगेन मैं बता रही हूँ, खाने में आपने क्या खाया वो भी डिपेंड करता है। आप एक ग्लास जूस पी के फिर बोले मैं 45 मिनट्स का गैप रखूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत हैवी मील लिया है तब आपका गैप अच्छा हो, आपने कुछ हल्का फुल्का लाइट लिया है जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, ऐसे में गैप को भी कम रखिए। गैप क्यों रखना जरूरी है, जब आप खाना खाते हैं आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए पूरा बॉडी जो है फोकस कहाँ लगाएगी, पेट की तरफ, की पेट की तरफ आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ ब्लड भेजो ताकि वहां डाइजेशन शुरू हो। अब ऐसे में अगर आप एक्सरसाइज करने पहुंच जाए, बाइसेप्स की मूवमेंट्स करने लग जाएं, तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई पेट को भेजें कि बाइसेप्स को भेजें, तो वो इस चक्कर में क्या होगा, ना इधर ब्लड ढंग से गया ना उधर ब्लड ढंग से गया, और बॉडी में कोलैप्स, हार्ट में फॉल, कंफ्यूज कि मैं अभी कहाँ पे ज्यादा को हम पंप करें, बॉडी कहाँ पंप करें, ठीक है। तो एक गैप रखिए हमेशा, बिकॉज योर डाइजेशन टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ ब्लड फ्लो, तो आपको ये ध्यान रखना है। और
अक्सर जिम्स में देखे गया है वेट ट्रेनिंग के दौरान या कोई मुश्किल मूवमेंट लग रही है उसके दौरान यू टेंड टू होल्ड योर ब्रेथ, सांस रोक के एकदम से झटके से मूवमेंट करते हैं, लाइक यू आर लिफ्टिंग अ वेट। तो ये झटके वाला मूवमेंट आप कर भी रहे हैं, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ, सांस लो हर बार, छोड़ो हर बार। अगर आपने ब्रेथ होल्ड कर ली किसी कारण से, आउट ऑफ प्रेशर, आउट ऑफ एंजाइटी, इट विल प्रेशराइज योर हार्ट। आपकी ब्रीदिंग आउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग इन तो खुद ब खुद होगी ही, लेकिन सांस रोके नहीं, ब्रीथ आउट पे ज्यादा फोकस करें अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। प्लीज फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट। दूसरी चीज, अगर आपको कभी भी लगे एक्सरसाइज करते समय हैवीनेस है या सिर ऐसा घूम रहा है, डिजीनेस हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, इमीडिएटली स्टॉप एक्सरसाइजिंग, योर बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल। एंड ऑल्सो अपने बॉडी के वाइटल साइंस को हमेशा ध्यान रखिए। वाइटल साइंस क्या होते हैं? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सांस चढ़ना, ब्रेथलेसनेस, पल्स, ये सब आपके वाइटल साइंस है। तो आपके ये सब वाइटल साइंस आपको कभी भी अंदाजा लगे कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, प्लीज डू नॉट एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, पहले इन चीजों को ग्रीन सिग्नल दीजिए, चिट क्लियर करिए, उसके बाद एक्सरसाइजेस पे आइए। बिकॉज एक्सरसाइज ना करना बेहतर है, लेकिन एक्सरसाइज करके कोई इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो जाना ज्यादा खराब है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ ऑल दीज प्रिकॉशंस इफ यू आर एक्सरसाइजिंग। एंड स्पेशली ब्लड प्रेशर को एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार नापिए। अगर आप एक ऑलरेडी कार्डियक प्रॉब्लम से गुजर कर आए हैं तो इस प्रिकॉशन के लिए हफ्ते में 3 बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर नापिए इफ यू आर गोइंग फॉर एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने बताया, आपके खाने में जो गैप हम बात कर रहे थे कि कितना गैप होना चाहिए, तो इट इज अ स्मॉल एग्जांपल कि अलग अलग खाने वाली चीजें अलग अलग टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में। दीज आर जस्ट जनरल एजम्पशंस कि हर चीज सेम टाइम पर डाइजेस्ट नहीं होगी। पानी, जूस, आलू, वेजिटेबल्स, नट्स, मीट पीसेस, हर चीज का अलग समय है। तो आप नजर रखिए कौन सी चीज आप खा रहे हैं, उसमें कितना डाइजेशन में समय है, उस हिसाब से अपने एक्सरसाइज में आप गैप रखिए। अब ये एक स्केल हमने यहाँ दिखाया है जिसके बारे में आपकी बुक में भी लिखा है। एक स्केल बनाया गया था एक्सर्शन को नापने का। तो आपके वर्कआउट एरिया पे इस तरह का एक पोस्टर या कोई चिट आप लगा के रखिए और अपने क्लाइंट को बोलिए कि आपको ये जो स्केल है, इट शोज योर एक्सर्शन, कितना आपने परसीव किया। परसीव स्केल एक्सर्शन यानी परसीव यानी आपने क्या महसूस किया, कि अब आपका ट्रेनर आपको बोल दे कि नहीं इतने में तुम थक जाओगे, ऐसा नहीं। आपको खुद को कब लगता है कि आपने क्या महसूस किया। तो बॉर्ग नाम पे एक साइंटिस्ट ने स्केल बनाया था और उसमें अलग अलग इसके काफी वेरिएशंस हैं। आप देखेंगे तो बहुत वेरिएशंस हैं। एक ट्रेडिशनल स्केल है, उसके अलावा एक मॉडिफाइड स्केल है, उसका और भी मॉडिफाइड स्केल है। तो हमने कुछ बीच का आपके सामने ये प्रेजेंट किया है, तो ये अपने हिसाब से आप जज भी कर सकते हैं। तो क्लाइंट के सामने ये रखना है, एक पोस्टर लगा दीजिए अपने ट्रेनिंग एरिया में कि दिस वन इज वेरी वेरी लाइट एक्टिविटी। तो आपको जो एक्टिविटी करनी है ना, अभी 4 to 6 कैटेगरी में करनी है या आपको 7 to 8 कैटेगरी में करनी है। तो क्लाइंट खुद जज करेगा कि मैं इतना फील कर रहा हूँ या ऐसा फील कर रहा हूँ, तो इतने तक मुझे रखनी है। जैसे कि मॉडरेट में क्या होगा कि आप सांस तो काफी आपको चढ़ रही है, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू टॉक, यू आर एबल टू कैरी एक्सरसाइज। तो आप समझते हैं कि आपका क्लाइंट अभी उतना हो गया है कि 4 to 6 लेवल में करे, तो 4 to 6 लेवल में। तो इस तरीके से आप नहीं बता रहे, क्लाइंट खुद ही परसीव करके आपके साथ इंटरैक्ट करके अपना एक्सर्शन स्केल बताता है। तो इसको बॉर्ग स्केल ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन कहते हैं। अब अगर आपको लगे कि आपके क्लाइंट का ब्लड प्रेशर वेरी कर रहा है, एक्सरसाइज के लायक नहीं बन रहा है, तो आप 180 से अगर ऊपर जा रहा है ब्लड प्रेशर और ऐसे में क्लाइंट चाहता है कि एक्सरसाइज रिजीम पे आए, तो 180 से अगर ऊपर जा रहा है तो आप क्लाइंट को बोलेंगे पहले आप कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस पर आइए। जब आप कंडीशनिंग एक्सरसाइजेस कर लेंगे कम से कम 12 से 14 हफ्ते की, उसके बाद हम प्रॉपर एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। बिकॉज इट इज सेफ कि कोई अगर कार्डियक पेशेंट है तो वो पहले कंडीशनिंग करे, उसके बाद ही हम उसको बाकी एक्सरसाइज प्लानिंग पर लाए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए। तो प्रिकॉशंस आर ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप कंडीशनिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे अगर ब्लड प्रेशर इससे ऊपर जाता है आपके कार्डियक क्लाइंट का। अगर पेशेंट कार्डियक पैथोलॉजी में नहीं है फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर आपको जरा भी रिस्क लगता है कि कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, रिस्क कैसे लगेगा कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है? क्लाइंट डायबिटिक तो नहीं है, क्लाइंट अक्सर खांसता तो नहीं रहता है, सांस तो नहीं बहुत फूलता है, या चेहरा एकदम लाल तो नहीं हो जाता है, या बहुत मोटे हैं, या कोई और हिस्ट्री है, ऐसे में या कोई बीमारी से उठ के आए हैं, तो ऐसे में आपको यू हैव टू मेक श्योर कि प्रिकॉशंस का ध्यान ज्यादा रखें।
तो 12 से 14 हफ्ते की कंडीशनिंग एक्सरसाइज करेंगे। और कंडीशनिंग एक्सरसाइज में क्या रखना है आपको ध्यान, कि आप हार्ट रेट पे जरूर ध्यान रखिए कि हार्ट रेट आपका मैक्सिमम हार्ट रेट से 75% से ज्यादा ना जाए। इनिशियली 75% और मैक्सिमम हार्ट रेट से एकदम ऊपर ना जाए, उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और हफ्ते में 3 दिन से शुरुआत करें, 3 days a week, देन ग्रेजुअली आपके ऊपर है आप किस तरह प्रोग्रेस करते हैं। अगर आपके 12 से 14 हफ्ते की कंडीशनिंग एक्सरसाइज में आपका क्लाइंट ठीक से रहा, सब वाइटल्स नॉर्मल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रही, देन आप प्रोसीड करेंगे अपनी बाकी एक्सरसाइजेस पे, जो कि एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस यानी स्टैमिना करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, लगातार मूवमेंट्स के लिए, और रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस क्या रहेंगी, आप हफ्ते में 3 रख सकते हैं, ग्रेजुअली यू कैन चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, हफ्ते में 3 रख सकते हैं, और 15-15 रेप की रखना इज वेरी सेफ। एंड एंड्योरेंस एक्सरसाइज का क्या है, एंड्योरेंस एक्सरसाइज यानी जो लगातार मूवमेंट्स हो रही है, तो हर रोज 30-30 मिनट की मूवमेंट टू स्टार्ट इज सेफ। देन डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट इन 4 to 6 वीक्स, 4 से 6 हफ्ते में प्रोग्रेशन करना सेफ रहता है। और फिर ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से उसको वेरी कर सकते हैं। अब ये जो एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, अच्छा कंडीशनिंग एक्सरसाइज की हमने जो बात की थी अभी, कंडीशनिंग एक्सरसाइज क्या होती है, सिंपल मूवमेंट्स, जैसे कि आप जॉगिंग कराइए, वॉकिंग कराइए, स्टेयर क्लाइंबिंग करा सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करा सकते हैं, साइकिलिंग करा सकते हैं, स्विमिंग करा सकते हैं, ये सब कंडीशनिंग में आती है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस कौन सी होंगी, जो कि लगातार आपको 30 मिनट तक या 30 से ऊपर आगे पीछे रहते हुए, थोड़ा जज करेंगे क्लाइंट को, उतना आपकी लगातार बॉडी की हार्ट का काम हो रहा है, बॉडी की मूवमेंट्स हो रही है। दीज आर द एग्जांपल्स। जिम में रख सकते हैं, सेल्फ वेज रख सकते हैं, ट्रेडमिल, जॉगिंग, स्टेशनरी बाइसिकलिंग, रनिंग और ट्रेडमिल, स्टेशनरी, रिकम्बेंट बाइसिकल, कुछ भी इस तरह की चीजें जो है आपकी एंड्योरेंस। ये था हमारा एंड ऑफ चैप्टर 2, जिसमें कि हमने कवर किया स्पेशल पॉपुलेशन जो कि कार्डियक प्रॉब्लम से डील कर रही है या डील नहीं भी कर रही है, या उन्हें खुद भी नहीं मालूम है, तो आप कैसे जज कर पाएंगे कि शायद वो इस रिस्क जोन में है। तो पहले से ही उनका एक्सरसाइज रिजीम केयरफुली डिजाइन करें। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान पाए हैं कि कार्डियक कंडीशंस किन किन रूपों में आ सकती है। एक हेल्दी और मस्कुलर दिखने वाले इंडिविजुअल को भी कार्डियक कंडीशन हो सकती है, यंग इंसान को भी हो सकती है। तो ये रिस्क जानना जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जिम रिलेटेड इंजरीज, जिम रिलेटेड हार्ट अटैक्स बहुत कॉमनली सुनने में आए हैं। दूसरी चीज आप क्या जाने इस चैप्टर के बाद, कि अगर आपको लगे कि इस तरह का रिस्क है, तो पहले तो आप अपने क्लाइंट को अच्छे से एजुकेट करें कि अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको लगता है, इस तरह की कोई जरा भी आशंका होती है, तो आप टाइमली अपने आप को रोकें, हमें इन्फॉर्म करें। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ है, हाउ विल यू हेल्प देम, ताकि वो फिटनेस जर्नी भी कवर कर सकें, एक्सरसाइज रूटीन भी कर सकें अपना, और साथ ही में अपनी कंडीशन को वर्स ना होने दें, या टाइमली मैनेज करके एक हेल्दी इंडिविजुअल, एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, इवन इफ वो एथलीट है तो भी अपने एथलेटिक्स में, अपने स्पोर्ट्स में कंटिन्यू कर सकें। और क्या क्या एक्सरसाइज उनकी होनी चाहिए ये भी हमने इस चैप्टर में जाना, किस तरीके से होनी चाहिए वो भी हमने जाना। और बाकी एक फिटनेस ट्रेनर की क्रिएटिविटी है कि वो किस तरीके से एक्सरसाइजेस को आगे पीछे ऑल्टर करके अपने क्लाइंट के हिसाब से टेपर करे, बट मेन किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा हमारा चैप्टर 3, जिसमें हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स की, यानी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कई बार फिटनेस की तरफ या एक्सरसाइजेस की तरफ कोई नहीं आता, और अगर आता भी है तो कुछ एक्सरसाइजेस से उन्हें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें गैस्ट्राइटिस हो रहा है या एसिडिटी होती है। तो ऐसे में किस तरह से हम डील करके उनको हेल्प करेंगे ताकि वो बेटर डील कर सके, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।